जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जब हम गुरु जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं, तो हमें अपने आप इन चीजों का भी एहसास होने लग जाता है कि हमारी पहले की लाइफ और अब हमारी अब की जो लाइफ है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। पहले हम जिन परेशानियों से गुजर रहे होते हैं वो परेशानियां अब हमें कुछ भी नहीं लगती, क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ एक पावर है, एक डिवाइन पावर है संगत जी, जिसने हमें हर पल संभाला हुआ है। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ अनु आंटी जी ने शेयर किया है कि किस तरह से गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद उनकी लाइफ में वो सब काम बनने लगे जो कि पॉसिबल ही नहीं लगते थे। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है, गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग है सत्संग में। संगत जी, इसलिए सत्संग को जब भी सुने पूरा जरूर सुने, कभी भी सत्संग को बीच में ना छोड़े, इग्नोर कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि संगत जी हमें नहीं पता कि गुरु जी हमें किस बात से हमें ब्लेसिंग्स दे दें, कौन सी बात से हमारा कल्याण हो जाए, किस बात में हमारा जवाब हो। संगत जी हमें कुछ नहीं पता, इसलिए हमें गुरु जी की आज्ञा मानकर सत्संग को जब भी हम सुने तो उसे पूरा जरूर सुने। तो संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो आज का सत्संग संगत जी हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये सोचती, सबके सत्संग सुनती रही हूँ जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। मैं दिल्ली से हूँ, अब मैं कनाडा शिफ्ट हो गई हूँ। पहले मैं दिल्ली में रहती थी, अराउंड 15 ईयर्स तक मैं दिल्ली में रही हूँ मैरिज के बाद। बट कभी भी मैंने छतरपुर गुरु जी का मंदिर के बारे में सुना नहीं। छतरपुर मंदिर पता था बट गुरु जी का मंदिर के बारे में नहीं पता था। और जब कुछ साल पहले जब दिल्ली में मैं रहती थी, तब मैंने स्टेटस पे अपनी किसी रिलेटिव के व्हाट्सएप पे गुरु जी की स्वरूप देखना शुरू किया। तब मैंने ज़्यादा ध्यान दिया, मुझे लगा शायद कोई ऐसे ही जैसे बाबा होते हैं वैसे है कोई। तो वैसे मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, मैं भगवान की पूजा आरती सब करती हूँ, मैं सब भगवानों को मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने भगवान को अपना टाइम दिया है तो आपने सबको टाइम दिया है। भगवान के लिए टाइम निकालना मतलब आप ब्लेस्ड फील करते हो। फिर जब मैं कनाडा आ गई 2021 में अपनी फ्रेंड के साथ स्टडी पर्पस से आई थी, तब मेरी फ्रेंड के पास भी मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा। जब उसने अपनी सेटिंग करी, अपना सूटकेस ओपन किया, तब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि गुरु जी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया। फिर मैंने पहले नहीं इतना इंटरेस्ट शो किया, पर धीरे धीरे जब उसने अपना गुरु जी का सत्संग पूछना शुरू किया कि ब्रिटिश कोलंबिया, हम वैंकूवर में आए थे, कि वैंकूवर में कहाँ होता है, तब एक दिन वो अपने काम पे थी तो किसी संगत ने उन्हें बताया कि उन्होंने ब्रेसलेट पहना होता मेरी फ्रेंड ने गुरु जी का, तो उनको बताया कि आप गुरु जी को मानते हो। तो उन्होंने बोला हाँ, करे हाँ सत्संग होता है। तो मेरी फ्रेंड ने पता करके फिर प्लान किया कि हम दोनों भी चलेंगे सत्संग में मंडे। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को तो वैसे ही अच्छा लगता है सत्संग, भगवान का नाम लेना। तो मैंने कहा मैं भी चलूँगी। हम दोनों गए। वहाँ से जब मैंने गुरु जी का उसने मुझे बताया क्या क्या रूल्स होते हैं, तो मैंने कहा ठीक है मैं फॉलो करूँगी। वहाँ से जब मैंने सत्संग शुरू करे सुनने, मुझे इतना अच्छा लगता था। मेरी फैमिली नहीं आई हुई थी, मुझे ऐसा था गुरुजी ने मुझे अपने साथ इसलिए जोड़ा है ताकि मैं जो डाउन हो जाती हूँ, जो मैं एकदम से अकेली पड़ जाती हूँ, मैं रोने लग जाती थी, उनके सत्संग सुनने से, उनके भजन सुनने से मुझे शक्ति मिलती थी। मैं अपना घर से निकलती थी, अपनी फैमिली से बात करने के बाद मैं सीधा भजन लगा लेती थी गुरुजी के, और वो सुनते सुनते ऑफिस जाती थी। कई बार रो पड़ती थी, कई बार स्माइल कर लेती। उनके
उनके ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए ताकि उनके मैसेजेस मेरे तक पहुँचे गुरुजी के, वो पढ़ने शुरू कर दिए, अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश की। और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई पॉजिटिव। जहाँ मुझे ऐसा लगता था कि चीज़ें नहीं हो पाएंगी, वहाँ मेरी चीज़ें पॉसिबल होती रहीं। मेरे हस्बैंड भी आ गए, मेरे बेटे का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अगले दिन जब वो आए उसके अगले दिन मेरे बेटे का वीज़ा भी आ गया। मतलब जो चीज़ें ऐसा लगता था कि अभी अप्लाई करनी है बट वो अप्रूवल हो जाती थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता था गुरुजी ने बस मुझे अपनी शरण में ले लिया है, मुझे अपना संगत में रूप में स्वीकार कर लिया है। मुझे बहुत अच्छा होता था। मैं जब तक मेरी फैमिली नहीं थी मैं रोज़ हर मंडे अपनी फ्रेंड के साथ जाती थी, बट जैसी फैमिली आई तो थोड़ा कम हो गया। बट फिर भी मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने घर में रखे। मैंने उनसे कहा कि ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं आती सत्संग में तो कुछ प्रॉब्लम है, बट नहीं, फिर भी ऐसे मन में होता था। फिर जाती थी बीच में, तब बीच में मैसेज मिलते थे कि जो नहीं सत्संग में जाना है, घर में भी पूजा पाठ कर लो, गुरुजी आपके साथ हैं हमेशा। तो मैं बस ये सोचती हूँ मेरे साथ हमेशा गुरुजी हैं। 2021 से लेकर अब 2023 चल रहा है और आज भी मैं गुरुजी मेरे साथ हर जहाँ मैं फंसी होती हूँ वहाँ मुझे निकालते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन मेरे माइंड में चल रहा होता है, उसका आंसर उनके उसमें मिल जाता है मुझे। कभी कभी मैसेजेस मिलता है, कभी कभी मुझे सत्संग में मिलता है। मैं एक बार बहुत परेशान हो गई थी, मेरी नेक की पेन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम सिटी स्कैन कराओ, एक्सरे कराओ। तो मैंने सब कुछ कराया। सिटी स्कैन के बाद मेरे को डॉक्टर का फ़ोन आया कि आपको मेरे से अर्जेंट मिलना है। तो मैं डर गई। मैंने गुरुजी का सत्संग लगा लिया फटाफट से कि मुझे कुछ इशारा दो। उसमें उसी का ही सत्संग था रिलेटेड टू स्पॉन्डिलाइसिस, जो नेक की प्रॉब्लम होती है। मैंने उसको पढ़ा। उसमें उन्होंने बोला कि लोटा लेके, गुरुजी ने किसी संगत को बोला कि लोटा लेके आ, तो वो संगत लोटा लेके आई, उसमें जल पीने के लिए बोलने लगा। मैंने भी सोचा कि अब गुरुजी का स्वरूप के थ्रू ही, मतलब सत्संग के थ्रू मिला है। गुरुजी तो है नहीं, बट गुरुजी मैसेजेस तो दे रहे हैं कि मुझे लोटा लेके आना है। मैंने लोटा लेके तब से लेकर अब तक, जब मुझे पता लगा था तब से आज से आई थिंक 6-7 महीने हो गए हैं मैंने लोटा रखा है पानी का। मैं उससे पीती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अमृत पी रही हूँ। और दुख है मेरे को भी, मुझे दर्द होती है अपने बैक में, बट फिर भी गुरुजी ने मुझे संभाल के रखा हुआ है। मैं अपने ऑफिस भी जाती हूँ, अपने ऑफिस का काम करती हूँ, घर का काम करती हूँ, दर्द होती रहती है, बट फिर अगले दिन फिर खड़ी हो जाती हूँ। वो शक्ति आती है खड़े होने की। ये सत्संग ख़त्म हुआ, मतलब मैं उस चीज़ों को करती रही, हैंडल हो रहा है अभी भी। फिर मेरी को पेन उठती है बहुत ज़्यादा। मेरा बीपी एक दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, 200 ऊपर वाला और नीचे वाला 150+। मेरे हस्बैंड लेके जाते हैं और बोलते हैं कि इनको स्ट्रोक आने वाला है, इनको एडमिट करो। मैंने कहा ऐसे कैसे स्ट्रोक आने वाला है? मतलब मैं अनईजी फील कर रही हूँ, बट ऐसे नहीं कि मैं मरने वाली हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है। मैंने कहा नहीं मैं घर जाती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को बोला नहीं हम घर जाते हैं। तो मैं घर वापस आ गई। बट जब मैं अगले दिन ऑफिस गई तो मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैं 12 बजे ऑफिस में थी। मेरे को बिल्कुल ऐसा लगा कि एक के बाद एक वॉमिटिंग, और मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं कहीं चक्कर खा के गिर ना जाऊँ। मेरे को ऐसा था कि मैं बस लेट जाऊँ, मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा था। मुझे ऐसा लगा कि सच में मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई है, मुझे कुछ हो ना जाए। तो मेरे ऑफिस वाले बहुत अच्छे हैं, मेरे डायरेक्टर ने मुझे सीधा इमरजेंसी में मेरे को गाड़ी करा के एक मेरी स्टाफ के साथ मुझे भेज दिया। वहाँ पे जब वो मेरा बीपी चेक कर रहे हैं, वही आ रहा है 200, 170, 200, 170 में। मेरे को बार बार वो कह रहे हैं कि आपको कुछ हो तो नहीं रहा, आपको स्ट्रोक तो नहीं, फीलिंग तो नहीं हो रही, हार्ट में दर्द तो नहीं हो रही? मैंने कहा नहीं, बस मुझे वॉमिट आ रही है। वॉमिट के बाद मेरे को सर में बहुत दर्द हो रही थी, हेडेक बहुत हो रहा था। ऐसा था कि कोई सर में बहुत ज़ोर से हैमर मार रहा है। बट मेरे को उन्होंने ड्रिप चढ़ाया, मुझे थोड़ा सा वो किया, रेस्ट करने को लिए बोला। फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन दी जिससे मेरा हेडेक कम हो। फिर मुझे थोड़ा 1-2 घंटे के बाद जब थोड़ा फील ठीक हुआ, तब मेरे टेस्ट में कुछ भी नहीं आया, मेरे ECG में कुछ नहीं आया, मेरे CT स्कैन में कुछ नहीं आया हार्ट से रिलेटेड। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, बीपी क्यों हाई है, सिर्फ
ये इसीलिए हो सकता है कि आपकी मेडिसिन जो आप कुछ कह रहे हो कि कुछ टाइम से छोड़ दी हैं, उसकी वजह से हो सकता है। आप घर जा सकते हो। तो मैं अगर एक और टेस्ट है वो कराना, ठीक है। मैंने कहा नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाके रिलैक्स करना है। तो मैं कैब करके घर आ जाती हूँ। फिर मेरे फैमिली डॉक्टर से मैं अपॉइंटमेंट लेती हूँ। कहते हैं अपने फैमिली डॉक्टर से मिलो। मैं अपने फैमिली डॉक्टर को बताती हूँ। फैमिली डॉक्टर मुझे कहता है कि मेडिसिन नहीं छोड़नी चाहिए थी, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं छोड़नी चाहिए, जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है। जो मेरी गलती थी, मैंने छोड़ दी थी। तब मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा मैं आपको मेडिसिन देता हूँ। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी जो मैं पहले भी खा रही थी छोड़ने से पहले, उसके साथ एक और मेडिसिन दी, और मेरे कुछ अल्ट्रासाउंड और मेरा ब्लड टेस्ट लिख दिए। मैंने फिर कराए। 1 मंथ का हो गया था क्योंकि अपॉइंटमेंट लेट मिली थी। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, कराते ही अगले दिन फ़ोन आ गया डॉक्टर का, और मैं ऑफिस में थी। मैं क्या रिएक्शन देती, डॉक्टर ने बोला आपकी एक किडनी ख़राब हो चुकी है। मुझे पता तो है मेरी किडनी एक श्रिंक है, मुझे पता है इसके बारे में, क्योंकि बहुत साल पहले मेरा एक ऑपरेशन हो चुका था जिससे मेरी किडनी थोड़ी सी डैमेज हो गई थी, बट चल रही थी। इतना मुझे डॉक्टर ने बोला था। तो इन डॉक्टर ने जब फ़ोन आया, बोलते आपकी ना राइट किडनी डैमेज हो चुकी है, वो वर्क नहीं कर रही। तो मैं थोड़ी सी एकदम से डाउन हो गई। तब तक मेरी तबीयत ठीक हो चुकी थी, मतलब मैं दवाइयाँ खा रही थी। तो मेरा बीपी जब मैं टेस्ट करती थी घर पे तो ठीक आता था, मतलब 120/80 होता है नॉर्मल। तो मेरा कभी 125/85, कभी 128/85 ऐसे मतलब आ रहा था, ऊपर नहीं जा रहा था 130 के, जो कि एक टाइम पे 200-150 था। जब मैं सिर मेरा बहुत फटता था, दर्द होता था, वैसी वाली फीलिंग नहीं हो रही थी जब से उन्होंने डॉक्टर ने दवाई दी थी। तो मैंने डॉक्टर को बोला डॉक्टर मैं तो ठीक फील करती हूँ, अब आपने मेरे को मेडिसिन भी दे दी है, तो मैं आप मुझे कह रहे हो कि, उन्होंने मुझे बोला कि आपको बायोप्सी करानी पड़ेगी। मुझे एकदम बायोप्सी का मतलब नहीं पता लगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। डॉक्टर कहते पर ब्लड टेस्ट भी कराओ। मैंने कहा ठीक है मैं कराती हूँ, फिर मैं आपके पास जब रिज़ल्ट आएगा फिर आप मुझे बताना क्या करना है। कहते ठीक है। फिर मेरे से वेट नहीं हुआ। मेरे को लगा कि शायद मुझे कराना चाहिए, इससे पहले कोई लेट ना हो जाए कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि मैंने जब बायोप्सी को सर्च किया गूगल में डॉक्टर के फ़ोन के बाद, तो उसका मतलब होता है कि उनको कैंसर चेक करना है कि अंदर मेरे कैंसर तो नहीं बन रहा। तो मैं बहुत डर गई थी एकदम से। एक्चुअली हम रहते भी कनाडा में, कोई रिलेटिव नहीं, मतलब कोई मम्मी पापा भी साथ में थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे को ऐसे हो जाएगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरे 2 बेटे हैं, एक 14 ईयर्स का और एक 7 ईयर्स का। मेरे हस्बैंड को मैंने ये बात शेयर करी तो कहते हैं नहीं टेस्ट तो कराते हैं, बाकी मेरे को पूरा यकीन था कि मुझे कुछ नहीं होगा। मैं ठीक फील कर रही थी। मैंने कहा गुरुजी हैं, ब्लेस करते हैं, हम उनका अमृत पीते हैं, जल प्रसाद पीते हैं, तो कुछ नहीं होगा। फिर भी मन में जैसे होता है कि हम डाउट रखते हैं कि चलो डॉक्टर ने बोला तो फिर करा लिया। टेस्ट के अगले दिन ही फ़ोन आ जाता है डॉक्टर का, रिसेप्शन से बात करनी है डॉक्टर को। तो मैंने कहा ठीक है। डॉक्टर ने जब मुझे फ़ोन किया, बोला कि आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर ठीक आई हैं? कहते हैं हाँ ठीक आई हैं, थोड़ा सा आयरन कम है, विटामिन B12 कम है, और मैंने कहा किडनी तो कहते नहीं आपकी किडनीज़ की ब्लड रिपोर्ट ठीक आई है। तो मैंने कहा डॉक्टर मतलब वर्क कर रही हैं? कहते हैं हाँ उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अभी दिक्कत है, अभी आपकी किडनीज़ वर्क कर रही हैं। तो मेरे मुंह से सीधा निकलता है जय गुरुजी धीरे से। तो मैं डॉक्टर से बोलती डॉक्टर मुझे बायोप्सी नहीं करानी। कहते नहीं उसकी ज़रूरत ही नहीं है, अभी हम बाद में देखेंगे, कुछ साल बाद जब फिर से टेस्टिंग करेंगे, बस आप अपनी दवाई लेते रहो और आपका बीपी ठीक आ रहा है। मैंने कहा मेरा बीपी ठीक आ रहा है। तो बाकी मैंने कहा ठीक है डॉक्टर थैंक यू। तो बोलते रख देते हैं। तो मैं इतना खुश फील करती हूँ कि एक जैसे मुसीबत आई थी और फिर टल गई। मैं मानती हूँ गुरुजी परीक्षा लेते हैं, उस वक्त हम पेशेंस सिखाते हैं, वही गुरुजी टेस्ट करते हैं कि ये परीक्षा की घड़ी में हमारे को हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारे को पेशेंस करना सिखाते हैं। और मैं पहले से बहुत ज़्यादा चेंज फील करती हूँ अपने आप को। मैं पहले घबरा जाती थी, स्ट्रेस हो जाती थी, पहले से कम हो गई हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती थी हर चीज़ की। अब मैं लेती हूँ पर मैं उतनी नहीं लेती जितनी मैं पहले लिया करती थी। पहले मैं रो भी पड़ती थी, जैसे मुझे लगता था मेरे पे कोई मुसीबत आ गई तो मैं रोना शुरू कर देती थी। बट अब मैं जब मुसीबत आती है तो मुझे ऐसा लगता था गुरुजी है मेरे साथ। तो एक पावर ऐसा था कि मेरे साथ एक पावर है, वो पावर मेरे को बचा लेगी। और वही मेरे को आज मोटिवेट कर रही है कि मैं ये सत्संग शेयर करूं सबके साथ, क्योंकि जब हमारे साथ होता है और
कहते हैं कि अगर मैं शेयर कर रही हूँ क्या अब तक कोई अपना सत्संग मेरे से रिलेट कर रहा हो, तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि हाँ, गुरुजी ने मेरे को पूरा बचा के रखा हुआ है इस कंट्री में, जो कि मेरा ही ड्रीम कंट्री है, कनाडा। मेरी फैमिली के साथ मुझे ब्लेस किया। जो जो मैंने मांगा है गुरुजी से, गुरुजी मेरे हस्बैंड का वीज़ा लगा दो, लगा दिया। मेरे बच्चे का वीज़ा जब रिजेक्ट हो गया, बोलने का गुरुजी प्लीज़ ब्लेस कर दो, उसका भी कर दिया। जब मेरी को कुछ प्रॉब्लम होती है, मैं बीमार होती हूँ, मैं गुरुजी प्लीज़ ठीक कर दो, गुरुजी ने कर दिया। अब लेटेस्ट जब मेरे हस्बैंड का वीज़ा एक्सपायर होने वाला था, क्योंकि मैं स्टूडेंट पे आई थी तो एक टाइम पीरियड तक उनका था वीज़ा, उसके बाद एक्सटेंशन लगा रखी थी ऑनलाइन, उसका अप्रूवल नहीं आया था, तो इनका वीज़ा एक्सपायर हो गया सितंबर 30, 2023 में। तो इनके ऑफिस वालों ने बोलने लग गए कि हमें तो वीज़ा अप्रूवल ला के दो, तभी आप जॉब कंटिन्यू कर सकते हो। तो हमने कहा आपको लेटर दे देते हैं, हमने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है। तो मेरे हस्बैंड ने लेटर भी दे दी, उस पर लिखा था अक्टूबर 19 तक आपका वर्क परमिट ऑथराइज है, या फिर जब तक डिसीजन। तो वो उसी लाइन को पकड़ लिया ना कि अक्टूबर 19 आप तक ही आप काम कर सकते हो। बट हमने उन्हें समझाया कि नहीं, IRCC के अकॉर्डिंग आप जब तक डिसीजन नहीं आता आप काम कर सकते हो। तो बहुत सारी बातें हुई। IRCC में कॉल किया मेरे हस्बैंड ने, उस वहाँ से लेटर मंगवा के वो भी सबमिट करी। तो भी उनकी मैनेजर आके रोज़ बोलती थी आपको लेटर मिला, आपको लेटर मिला। तो ये आके थोड़ा सा हो जाते थे। मैंने कहा गुरुजी अब इनकी जॉब इतनी अच्छी चल रही है, फिर से यहाँ पे होता है कि जॉब इतनी ज़्यादा यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो जॉब्स की जो अवेलेबिलिटी वो थोड़ी सी कम होती जा रही है। तो मुझे लगा कि गुरुजी जॉब इतनी स्मूथ चल रही है, अच्छी भी है, इनको मज़ा भी आ रहा है, फिर से प्रॉब्लम ना आ जाए। मैंने कहा, मैंने नवरात्रे आए थे, मैंने कहा गुरुजी ये नवरात्रे मैं रखती हूँ और मैं रखूँगी, इसलिए नहीं कि मैं आपसे कुछ अरदास करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ बस गुरुजी आप इनकी, हमारे जो घर में खुशियाँ हैं, जो रौनक है, जो इतना फेस्टिव वाला रीज़न है, उसमें ऐसा कुछ ना हो कि इस घर की बरकत कम हो, इस घर में खुशियाँ कम हो। क्योंकि जब किसी की जॉब जाती है, मुझे पता है यहाँ पे क्या होता है। हम अभी यहाँ पे सेट नहीं हुए हैं, अभी हम वर्क परमिट पे हैं, अभी हमने घर नहीं बनाया। तो जब जॉब भी ना हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है, खर्चे कम हो जाते हैं, रेंट देना होता है। बस जब भी आते थे बोलते थे आज बोली, मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी कुछ ना कुछ करेंगे, गुरुजी करेंगे, तुम टेंशन मत लो। और गुरुजी ने बैलेंस बना के रखा। गुरुजी ने जब भी इनके ऑफिस वाले बोलते थे, तब भी कोई ना कोई लेटर हम सबमिट कर देते तो वो थोड़ा चुप हो जाते थे, कहते अच्छा चलो ठीक है। जब भी वो अगले दिन शुरू होते थे, फिर हम IRCC को कॉल के वहाँ से कोई लेटर मंगवा देते थे, फिर वो थोड़े दिन चुप हो जाते थे। हाँ, अब अक्टूबर 19 आने वाली थी, तो मैंने सोचा कि मेरे को कंसल्टेंट से मिलना ही था PR के लिए। तो मैं कंसल्टेंट के ऑफिस जाती हूँ, 18 अक्टूबर होती है, और वो मुझे कहती है कि आपके बेटे का वीज़ा अप्रूव्ड हो गया है, लाइक एक्सटेंशन अप्रूव्ड हो गई है। तो मैं कहती हूँ कि मैं एकदम से पॉज हो जाती हूँ उस वक़्त के लिए, और मैं होती हूँ कि गुरुजी ने करवाया, क्योंकि गुरुजी को पता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे क्या चाहिए। और उसी वक़्त ही जब वो मैं मैसेज में देखती हूँ कि सम्राट मेरे छोटे बेटे का वीज़ा एक्सटेंड हो गया है, एक्सटेंशन, तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, वो काम पे होता है, बट फिर मैं उनको मैसेज कर देती हूँ कि टेंशन मत लो, छोटे बेटे का अप्रूवल आ गया है, और जय गुरुजी बोल के उनको बोलती हूँ टेंशन मत लो। और मेरे वो भी खबर बड़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको भी पता मेरे इमिग्रेशन वाले की मैं टेंशन में थी थोड़ी सी, बट मैं विश्वास रख रही थी गुरुजी कर देंगे। बट थोड़ा सा होता है ये फिर भी कि भाई क्या बनेगा क्या नहीं होगा। और जब नेक्स्ट ही होता है, अक्टूबर 19 आती है, तो मेरे इमिग्रेशन कंसल्टेंट का फ़ोन आ जाता है 10-11 बजे करीब कि आपके हस्बैंड और बड़े बेटे का भी वीज़ा एक्सटेंशन आ गई है। और मैं इतनी खुश होती हूँ। एग्जैक्ट अक्टूबर 19 जो लास्ट डे था वर्क परमिट का, और उस पर एक्सटेंशन आ जाती है। मैं इतनी खुश होती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को मैसेज करती हूँ और जय गुरुजी लिखती हूँ। मैं बोलती हूँ देखो गुरुजी सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, उनको पता है कि अपने जो भी भक्त है, संगत है, वो देख रहे हैं कि उनको कभी भी वो छोड़ते नहीं हैं, उनके अंग संग रहते हैं, उनके मन में
परीक्षा तो चल ही रही होती है, पर उनको बिल्कुल ऐसे नहीं रखते कि वो किसी मुसीबत में फंस जाए। मैं अपने हस्बैंड को भी ये बोलती हूँ, मैं भी यही हर वक्त अपने आप को बोलती हूँ कि कभी मैं जब भी परेशान हो या आप सब कभी भी परेशान हो तो गुरुजी से बातें करो, गुरुजी से अपनी बातें शेयर करो। इस दुनिया में कोई और नहीं सुनेगा आपकी बात इतनी सच्चाई और इतनी ईमानदारी से जितनी भगवान सुनते हैं। अगला जो दूसरा बंदा है वो बेशक सुन के फिर बाद में पीठ पीछे उस चीज़ की बात करे, बट गुरुजी कभी किसी से बात नहीं करेंगे। वो बस हमारी मन में पड़ेंगे कि हम कहाँ हैं, किस भावना से उस चीज़ को अरदास कर रहे हैं, किस मंशा से हम अपने मन में चीज़ों को मांग रहे हैं। मैं कई बार सोचती हूँ, मैं कई बार सत्संग सुनती हूँ, हाँ उसमें बोलते हैं कि मांगो मत मनो। मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ भगवान को। मैं इस दुनिया में शायद सिर्फ भगवान से डरती हूँ, मुझे लगता है। बाकी मतलब ऑफिस में हम लोग काम करते हैं, अपने उससे बॉस से एक रिस्पेक्ट रखते हैं, हम काम करते हैं क्योंकि हम उस चीज़ के लिए हमारे को पैसे मिलते हैं, तो हम वो डर नहीं है। वो ये होता है कि हम पैसे मिल रहे हैं तो हम काम कर रहे हैं, तो हम एक उस चीज़ में प्रोफेशनल वे में काम करें। बट मैं इस दुनिया में जिससे डरती हूँ वो सिर्फ भगवान है। भगवान से डरती नहीं हूँ, भगवान से नीवा होकर रहना चाहती हूँ। और मैं हमेशा अपने आप को भी कभी याद में कुछ अभी कभी आ भी जाए ऐसी भावना, तो मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि हमेशा नीवा होकर रहना है। प्राउड तब फील होता है जब कुछ अचीव करती हूँ, और वो मेरे को ऐसा था कि हक है प्राउड करना अचीवमेंट्स पे, बट घमंड नहीं करती हूँ। मैं प्राउड फील करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं प्राउड फील कराऊँ अपने पेरेंट्स को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने ऊपर प्राउड फील कराऊँ कि हाँ, ताकि वो भी ऐसे ही सेम एग्जाम्पल बने। बट घमंड और नीवा रह के मैं हमेशा गुरु जी को बोलती हूँ कि मुझे हमेशा जब भी मैं ऐसा कुछ फील करूँ तो मुझे मैसेज दिखा दो कि नीवा है, और मैं नीवा होके ही रहना, खुश रहना चाहती हूँ गुरु जी। बस मैं आज का अपना सत्संग यहीं फिनिश करूँगी। बाकी मुझे पता है आप गुरु जी मेरे साथ हैं। आगे भी जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कहीं मेरी पेशेंस या मेरी परीक्षा घड़ी है तो मैं उसको पार करूँगी और गुरु जी पे छोड़ दूँगी और गुरु जी उसको पार करा देंगे। तो सत्संग मैंने इसलिए शेयर किया था क्योंकि मेरे मन में था, और आज मौका भी था और नवरात्रे भी हैं, तो मैंने ये शुभ मुहूर्त पे, शुभ दिन पे अपना ये सत्संग शेयर किया। तो सब संगत को मैं ये बोलना चाहूँगी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हरदम शुक्राना।